हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए जनरल पेपर 1 अनिवार्य के लिए इस शिक्षण हम शोध अभिवृत्ति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्कस में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको पेपर सेकंड हिंदी व अन्य जीके जीएस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, रीजनिंग की वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? अधिगम, साम्य, गुण एवं प्रकर्ष, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। तो नीचे कूट भाषा दी गई है 1 2 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 5। इसमें सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फिर से देखिए क्वेश्चन का, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? उच्च लक्ष्य के पूछा गया है जो भारत में शिक्षा है उसका। तो इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अधिगम, साम्य, गुण एवं प्रकर्ष, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा, ये सभी जो है हो जाएंगे। तो अनिवार्य तथा मुक्त शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा के लिए की गई है। यह 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों से, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों से संबंधित है। उच्च शिक्षा संबंधित कार्य यूजीसी तथा सीएसआईआर द्वारा किया जाता है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा एनआईआरएफ के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ है? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, फर्गुसन कॉलेज पुणे, महाराजा कॉलेज मैसूर, मिरांडा हाउस दिल्ली। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिरांडा हाउस दिल्ली है। फिर से देखिए क्वेश्चन को कि राष्ट्रीय सांस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा एनआईआरएफ के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में, यानी पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ है? इसे मिरांडा हाउस दिल्ली को प्राप्त हुआ है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज मिरांडा हाउस को वर्ष 2017 का राष्ट्रीय सांस्थानिक श्रेणीकरण ढांचे के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय सांस्थानिक श्रेणीकरण ढांचे को 2 भागों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में स्वायत्त शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थान आते हैं एवं दूसरी श्रेणी में विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेज आते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष या विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष या विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। फरवरी 2017 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए विजिटर पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जेएनयू के वाइस चांसलर या उप कुलपति जगदीश कुमार को दिया। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। ये याद रखिएगा साथियों कि जो कुलाध्यक्ष, देखिए सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, ये इसका जो स्थापना 2016 में की गई थी शुरुआत। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। वेब पृष्ठ पते या एड्रेस के लिए क्या नाम है? डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल, यूआरएल या डोमेन। ये हमारा कम्युनिकेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। ये वेब पृष्ठ होते हैं, एड्रेस के लिए क्या नाम है? डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल, यूआरएल या डोमेन। इसमें सी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। देखिए यूआरएल होते हैं वेब पृष्ठ पते जो एड्रेस जाता है, आईपी एड्रेस। वेब पृष्ठ एड्रेस को यूआरएल कहा जाता है। यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यह वेब पेज को दर्शाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है? भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकाल और निर्माण, ओजोन में कमी, जलवायु परिवर्तन। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या 1 3 4। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में पूछा गया है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकाल और निर्माण,
ओजोन में कमी या जलवायु परिवर्तन। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 3 और 4 हो जाएंगे। भूमि उपयोग में परिवर्तन, ओजोन में कमी और जलवायु परिवर्तन, ये तीनों ही कारण हो जाएंगे प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में। प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से भूमि उपयोग के अनुरूप में परिवर्तन होने से वहां स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे बाढ़ तथा सूखा की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही ओजोन परत का भी क्षय होता है, जिससे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों का हानिकारक प्रभाव बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदा को व्यापक और प्रभावित करता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। अभी कथन दिया गया है सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, यानी कि जो भी हम शिक्षण कार्य करते हैं उसमें अधिगम निहित होता है। तर्क दिया गया अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से व्युत्पन्न होना चाहिए। नीचे कोट दिया गया है ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत लेकिन आर सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ए आर दोनों में हमारे बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे या किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? कार्यशाला पद्धति, सम्मेलन, संगोष्ठी या शोध लेख। ये पूछा गया है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों को व्यापक रेंज यानी कि स्पेक्ट्रम जो होता है को संभव बनाया जा सकता है? ये सम्मेलन में ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सम्मेलन किसी व्यवस्था में विचारों और मुद्दों को बहुत तेजी से फैलाता है। इसमें अधिक लोगों की भागीदारी होती है। शोध लेखन, संगोष्ठी आदि का जुड़ाव सीमित क्षेत्र में ही होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है। इसे कहा जाता है सतत व्यापक मूल्यांकन, मानक संदर्भित परीक्षण, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, निर्माणात्मक परीक्षण। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण हो जाएगा हमारा। संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर विद्यार्थियों का निष्पादन ज्ञात करना निष्कर्ष संदर्भित परीक्षा का अंग है। इसमें प्रत्येक निष्पादन के लिए मानकों का निर्धारण किया जाता है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन लगातार होने वाले मापन तथा परीक्षण पर बल देता है। संकलनात्मक परीक्षण में निर्माणात्मक परीक्षण को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है? शोध की रूपरेखा का दोषपूर्ण होना, निदर्शन तकनीकों का विकल्प, शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना, सांख्यिकीय तकनीकों का अभ्यर्थ अनुप्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है? ये कौन सा हो सकता है? सांख्यिकीय तकनीकों का यथार्थ अनुप्रयोग हो जाएगा। दिए गए विकल्प में सांख्यिकी तकनीकों का यथार्थ अनुप्रयोग शोध के अनैतिक पक्ष का दर्शाता है। इसमें जानबूझकर तथ्यों का गलत तथा मापने ढंग से प्रयोग किया जाता है। यह शोध परिणाम को स्पूर्वग्रह तथा अनैतिक बनाता है। एक शोधकर्ता बच्चे की चिंता, उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है कि कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी। प्रायोगिक पद्धति, कार्योत्तर पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति या व्यष्टि अध्ययन पद्धति। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्योत्तर पद्धति हो जाएगा। एक शोधकर्ता बच्चे की चिंता, उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। इसमें कौन सी विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? यह हमारी कार्योत्तर पद्धति हो जाएगा। कार्योत्तर शोध विधि में किसी भी प्रकार के किए गए कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद उसके कार्यों के कारणों का अध्ययन किया जाता है। चलिए साथियों आज का जो हमारी वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।